Assalamu alaikum dear students. So today we are going to discuss scientific management theory. So let's start. Scientific management developed by the F.W. Taylor. Background and history of F.W. Taylor. साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो डेवलप की थी F.W. टेलर ने एंड F.W. टेलर जो है इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है और F.W. टेलर वाज बोर्न इन 1856 इन USA. F.W. टेलर जो है वो 1856 में USA में पैदा हुए. इन 1878 मिडवेल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर. In 1878, he joined Midwell Steel Company as a mechanical engineer. Using his engineering background, Taylor set out the scientific studies and techniques. इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप की थी, कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की थी जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कंसिडर की गई थी. He was primarily concerned about the efficiency of worker and optimum utilization of resources. यहाँ पे बात की गई है इनका मेन फोकस जो था वो एफिशिएंसी पर है. यानी एफिशिएंसी का मतलब है कि जब हम रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करें, जब हम रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करें कि ताकि उसमें वेस्टेज जो है वो ना हो, उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं. इसमें उन्होंने दो एफिशिएंसीज की बात की है. एक तो वर्कर्स की, दूसरी उन्होंने रिसोर्सेज जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. टेलर प्रिंसिपल एंड टेक्निक बेस्ड on the observation he conducted in factories where the method of production like planning and working methods are haphazards. यानी कि ये अपनी फैक्ट्री में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो जो इनको एक्सपेरिमेंट में कुछ समझ आता था या कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो इनको समझ आते थे ये उसको लिख के तो प्रिंसिपल दे देते थे. सो नेक्स्ट इसमें आता है मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. एज आई टोल्ड यू कि F.W. फादर ऑफ मैनेजमेंट के नेम से जाने जाते हैं, तो इसलिए ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो होती क्या है. साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. यूजुअली मैनेजमेंट के डिसीजन जो हैं वो आज तक कैसे लिए जाते थे. आज तक मैनेजमेंट के डिसीजन जो है वो ऐसे लिए जाते थे कि जैसी सिचुएशन होती थी उसके अकॉर्डिंग जो ठीक लगे वो कर लो. एक अच्छा मैनेजर जो है वो पीछे बैठेगा, देखेगा पूरे सिनेरियो को, जिस तरह उसे ठीक लग रहा होगा वो उसी तरह से एक्ट करना स्टार्ट कर देगा. लेकिन जब टेलर आए उन्होंने भी मैनेजमेंट संभाला, लेकिन उनका मैनेजमेंट संभालने का जो तरीका था वो डिफरेंट था फ्रॉम अदर वंस. उन्होंने ना सिर्फ सिचुएशन को देखा बल्कि मैनेजमेंट की हर प्रॉब्लम को उठाया, उसके अंदर साइंस लगाने की कोशिश की. यानी मैनेजमेंट और साइंस को कंबाइन कर दिया. जब इन्होंने दोनों को इकट्ठा किया यानी कि मैनेजमेंट और साइंस को, तो उससे फिर जो है वो एक न्यू चीज़ बनी, वो उसको कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. ही इंसर्टेड साइंस प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट, तो उधर से बना हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट. इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स apply scientific tools, method and training personnel in order to increase the output. यानी जनरल लैंग्वेज में बोला जाए जो साइंटिफिक मतलब है कि साइंटिफिक टूल्स को लाना, मैनेजमेंट में इंसर्ट करना, लोगों से ज़्यादा आउटपुट लेना और बात ख़त्म हो जाना. लेकिन इनका कहने का मतलब था कि मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर साइंस की एंट्री करवाना, और फिर उससे बन रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट. उससे हम लोगों का गोल है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट ड्राइव करना. फिर नेक्स्ट इसमें है साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस. दैट मीन्स डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी टेकन द बेसिस विल्स एंड विशेस ऑफ मैनेजर, but decision must be based on the scientific studies conducted by the scientific tools. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इनका मेन मोटिव है
कि अभी तक मैनेजर जो अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ले रहे थे, यानी मैनेजर को जो चीज़ ठीक लगती थी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो उसी तरह से ही करते थे। तो अब इसमें हर एक चीज़ का उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट मालूम करने के लिए, तो इसमें हर चीज़ को उन्होंने साइंटिफिक नज़रिए से देखने का कहा। लाइक जो भी आंसर आ रहा है, रिज़ल्ट आ रहा है, उसके पीछे जो है वो एक साइंटिफिक लॉजिक हो। इस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट जो है वो करने की कोशिश की थी। लाइक पहले जो रूल थे ना कि मुझे इस सिचुएशन में ऐसा लगा तो मैंने ऐसा कर दिया, और मुझे उस सिचुएशन में वैसा लगा तो मैंने वैसा कर दिया। तो इन्होंने उस चीज़ को हटा दिया और इन्होंने नई चीज़ का इजाद किया। इन्होंने हर साइंटिफिक चीज़ों को ना इंसर्ट कर दिया हर एक पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को एग्जिस्टेंस में ले आए। सो नेक्स्ट इसमें आती हैं सम मतलब कुछ डेफिनेशंस जो डिफरेंट ऑथर्स की हैं। सबसे पहले देखते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की। Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do in the best and the cheapest way. So इसमें उन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो कह रहे हैं, यानी कि इसमें कहते हैं कि आपको अपने लोगों से क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि वो कि जो लोग हैं वो क्या करें, और उसके बाद ये देखना कि जो वो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। मतलब इसका कि कम इनपुट्स में जो है वो ज़्यादा आउटपुट ड्राइव करना, यानी बेस्ट वे है और चीपेस्ट भी है, क्योंकि इनपुट्स कम लग रहे हैं, आउटपुट्स जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। यानी एग्जैक्टली मैन को बोलना कि मुझे उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उनसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, वो अपना काम वो पूरा करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो वो अपना जो है वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में करता है या नहीं। फिर इसमें आ जाती है नेक्स्ट इसमें इट इज़ द आर्ट ऑफ एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन एफर्ट्स अप्लाई टू कंट्रोल द फोर्सेस एंड यूटिलाइज द मटीरियल ऑफ नेचर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैन। ये एसोसिएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर यूएसए ने डेफिनेशन दी थी। यानी इसमें बोलते हैं कि आर्ट और साइंस दोनों है किस चीज़ की, यानी प्रिपरेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की और डायरेक्टिंग की। यानी कि डायरेक्ट क्या करना है, ह्यूमन एफर्ट्स को डायरेक्ट करना है और इसको अप्लाई करना है फोर्सेस पे। यानी कि सारी चीज़ें कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें कर रही हैं किस वजह से, क्योंकि हमें जो नेचर से जो मिल रहा है उसे कैसे ह्यूमन बींग्स के इस्तेमाल के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हमें देखना है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। सो इट इज़ मोर रिलेटेड टू द रिसोर्सेज, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट्स के लिए यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, और वही चीज़ उन्होंने यहाँ कही। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं पीटर एफ. ड्रकर। ये मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने बोला है, इट इज़ द ऑपरेशनल स्टडी ऑफ वर्क एंड द एनालिसिस ऑफ वर्क इनटू द इट्स सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड द सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्कर परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट। ये बोलते हैं ऑपरेशनल स्टडी है काम की, यानी एनालाइज करना कि काम जो है वो सिंपलेस्ट वे में किस तरह से किए जाते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट वे में जो है वो वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है वो ईच एलिमेंट में किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, यानी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये सोचना। ये तीनों डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट ऑथर्स ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बोली। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल जो हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन से कहे हैं। फर्स्ट वन है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज द आउटपुट बाय मेकिंग एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट। स्पेशलाइजेशन जो है किसी भी एम्प्लॉय की आउटपुट का जो इंक्रीज़ करती है, यानी किस तरह से होता है, ये डिवीजन ऑफ वर्क से होता है। यानी हर एम्प्लॉय को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो टास्क दिया जाए या काम दिया जाए, तो वो उस पर ज़्यादा बहुत अच्छे से काम कर सकता है और अपना 100% देगा। लेकिन अगर हम लोग उसको इसके बरक्स ऐसा टास्क देंगे जो जिसके बारे में से कुछ आइडिया नहीं होगा,
तो वो उसका 100% भी नहीं दे सकेगा। सो इसलिए फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क पे जोर दिया है इसने फयोल ने, कि एक काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फिर उस काम का जो स्पेसिफिक पार्ट है उस बंदे की स्पेशलाइजेशन से रिलेट कर रहा होगा तो उसे दे देंगे। यानी एक बंदा अगर प्रोग्रामर है तो आपके पास कुछ कोडिंग का पार्ट है उस काम के लिए, आप कोडिंग का पार्ट जो है वो प्रोग्रामर को असाइन करेंगे और वो प्रोग्रामर जो है वो अपना 100% उसमें देगा। सो इस ये है डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है हमारे पास अथॉरिटी। मैनेजर मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स एंड अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट। मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं और अथॉरिटी ने इनको राइट दिया है। यानी एम्प्लॉयज़ की जो है ये एम्प्लॉयज़ की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेजर के रूल ऑर्डर्स को जो है वो ओबे करते हुए अपने टास्क को परफॉर्म करें। फिर नेक्स्ट इसमें आता है डिसिप्लिन। एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन यानी कि नाम से वाज़ह हो रहा है कि डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, रूल्स की रिस्पेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को जो है मेंटेन रखेंगे तो वो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट से बच जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथली अपने टास्क को जो है वो अचीव कर लेगी। नंबर 4 यूनिटी ऑफ कमांड। एवरी एम्प्लॉय शुड बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। हर एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर से जो है वो ऑर्डर रिसीव करेगा। यानी सबका एक ही बॉस होगा जिसका वो ऑर्डर लेगा उसी को ही वो जवाब दे होगा। तो इससे ये होगा कि आप अपना टास्क जो है टाइम पे फुलफिल करेंगे और अपना 100% देंगे और कोई भी डिले जो है वो कर नहीं होगा। नंबर 5 जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड द मैनेजर एंड वर्कर। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास सिंगल प्लान होना चाहिए, यानी कि जिस तरह से ओनली वन बॉस हो और एक ही प्लान हो। ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो वर्कर को एक स्पेसिफिक टास्क दे और ये आपका टास्क है, ये इस तरह से आपने इसको मैनेज करना है, यानी मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट से बच जाएगा और टाइम अच्छे से मैनेज हो जाए। फिर इसमें आ जाएगा नंबर 6 पे सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन एम्प्लॉय और ग्रुप एम्प्लॉय शुड नॉट टेक द precedence over the interest of the organization as a whole। यानी किसी भी एम्प्लॉय या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से जो है बढ़ के नहीं होना चाहिए। टाइमिंग के अंदर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करे, वो अपने मकासद को जो है वो पीछे रखे और ऑर्गेनाइजेशन के मकसद के लिए ही काम करे, क्योंकि वहाँ पे उसको उसके लिए पे किया जाएगा। नंबर 7 रिम्यूनरेशन। वर्कर मस्ट बी पेड अ फेयर वेज फॉर देयर सर्विस। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वर्कर्स जो है उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग जो है अच्छे पैसे दें, यानी उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 8 आ जाता है सेंट्रलाइजेशन। दिस टर्म रेफर्स टू द डिग्री टू विच सबऑर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। यानी सेंट्रलाइजेशन में जो है सबऑर्डिनेट जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे, इससे जो है एम्प्लॉयज़ को जो है वो मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट आता है नंबर 9 स्केलर चेन। द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक इन द स्केलर चेन। स्केलर चेन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इसमें ये प्रोसेस होता है कि जो नॉन स्केलर है जो है वो, यानी नॉन मैनेजर जो है वो लोएस्ट मैनेजर को बताए और जो लोएस्ट है वो मिडल जो है वो टॉप मैनेजमेंट को। ये प्रोसेस जो है इसको स्केलर चेन कहा जाता है, यानी एक चेन होती है। ऑर्डर। पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यानी लोग और मटेरियल दोनों ही उनकी एग्जैक्ट
प्लेस पे होनी चाहिए और एग्जैक्ट टाइम पे ही होनी चाहिए। इससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं क्रिएट होता, और जो वर्कर्स जो हैं वो इजीली अपने टाइम पे जो है ना अपना टास्क अचीव करेंगे। नंबर 11, इक्विटी। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू द सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो फेयर होना पड़ेगा, काइंड होना पड़ेगा, ताकि मैनेजर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बिल्ड हो, और इजीली एम्प्लॉय जो है वो इजीली अब सारी सिचुएशन को है जो मैनेजर को बता सके। Equity is also played a very important role in management. Stability of tenure of personnel. Management should provide orderly personnel planning and ensure that replacements are available to fill vacancies. स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि स्टेबल रहना, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से काम कर रहे हैं उनको स्टेबल रखना, यानी उनकी ज़रूरियात को पूरा करना। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट को आप रिज़ाइन दे के चले जाएंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ पे बहुत बुरा असर डालेगा। तो आपको दोबारा से एक नया बंदा हायर करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको सारा प्रोसेस बताना पड़ेगा, तब जाके जो है ये कंप्लीट होगा आपका प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और लेस एफिशिएंट होगा। Number 13, initiative. Employees who are allowed to originate and carry out plans will exert high level of effort. मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उनको मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान बनाने को कहें, यानी ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कशन मीटिंग्स में शामिल करें ताकि वो हाई लेवल की एफ़र्ट कर सकें और साथ ही साथ अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करें। नंबर 14, स्पिरिट द कॉर्प्स. Promoting team spirit will build the harmony and unity within the organization. हमें चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है टीम स्पिरिट को आया करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के दरमियान में यूनिटी और जो हारमनी है वो बिल्ड हो। इससे एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो जाएगा, टास्क जो है वो एफिशिएंटली जो है वो अचीव कर सकेंगे। ये है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। सो ये था आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक। थैंक यू।